गोंदपुर नाम के एक गांव में सोहन नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी लता, बूढ़ी माँ और 5 साल की बेटी रिंकी के साथ रहता था। वो जमींदार के यहाँ मजदूरी का काम किया करता था, लेकिन जमींदार एक बहुत ही कंजूस आदमी था। वो पैसे देने के समय हमेशा मजदूरों से आनाकानी किया करता था। मालिक, महीना पूरा हो गया, मुझे मेरी पगार दे दीजिए। हाँ, पता है मुझे कि महीना पूरा हो गया है। महीना पूरा होते ही तुम लोगों से एक दिन का भी सब्र नहीं होता, तुरंत पैसे मांगने आ जाते हो। अपने हक के पैसे तो मांगने ही पड़ेंगे ना जमींदार साहब, आखिर मेरा परिवार इन पैसों से ही चलता है। हाँ हाँ, ये ले अपना पैसा। मालिक, ये तो बस 4,000 रुपए है, मेरी पगार तो 7,000 रुपए है। हाँ जानता हूं, लेकिन अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं, बाकी के पैसे अगले महीने ले लियो। ऐसा मत कहिए मालिक, मुझे इन पैसों से घर का राशन और माँ की दवाइयाँ लेकर आनी है। आप मुझे पूरे पैसे नहीं देंगे तो मैं अपनी माँ की दवाइयाँ नहीं खरीद पाऊंगा। मेरी माँ बहुत बीमार है। देख, अभी मेरे पास तुझे देने के लिए इससे ज्यादा पैसे नहीं हैं। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते मालिक, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, आप मुझे पूरे पैसे दे दीजिए। सोहन पैसों के लिए जमींदार के सामने बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन जमींदार उसे उसके पूरे पैसे नहीं देता। सोहन बहुत परेशान होकर अपने घर जाता है तो उसकी पत्नी उसे परेशान देखकर कहती है, क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हो? परेशान न होऊं तो क्या करूं, ये तो जमींदार साहब का हर महीने का हो गया है। पूरे महीने में इतनी मेहनत से उनके यहाँ काम करता हूँ, लेकिन फिर भी पगार के समय वो हमेशा मुझे कम पैसे पकड़ा देते हैं। मैं जब अपने बाकी के पैसे मांगता हूँ तो कहते हैं कि अगली तनख्वाह में जोड़ दूंगा, लेकिन हर बार मुझे मेरे पैसे नहीं देते। अब तक न जाने मेरे कितने पैसों का हक मार चुके हैं वो। सोहन अपनी पत्नी को ये सब बता ही रहा होता है कि अचानक उसकी माँ जोर जोर से खांसने लगती है। अरे माँ जी, आपको क्या हो गया? मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। लता अपनी सास के लिए पानी लेकर आती है, लेकिन पानी पीने के बाद भी उसे बार बार खांसी आती रहती है। पता नहीं, आज तो ये खांसी बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। हर रोज तो दवाई पीते ही मुझे खांसी में आराम आ जाता था, लेकिन आज दवाई पीने के बाद भी ये खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। इसी तरह रात हो जाती है, लेकिन शारदा की तबीयत ठीक नहीं होती, तो घर वाले उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। देखिए, इनके लंग्स में इन्फेक्शन है, इसीलिए ये दवाइयां इन पर ज्यादा काम नहीं करेंगी। अब हमें जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन करना होगा, तभी ये ठीक हो पाएंगी। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरी माँ का ऑपरेशन करने में लगभग कितना खर्चा आएगा? देखिए, ऑपरेशन तो छोटा सा होगा, लेकिन उसमें 1 लाख का खर्चा तो आ ही जाएगा। आपके पास 1 हफ्ते का समय है, आप पैसों का बंदोबस्त कर लीजिए। सोहन जैसे गरीब आदमी के पास इतने पैसे होना बहुत बड़ी बात थी। उसके पास तो बचत के नाम पर भी घर में कुछ नहीं था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, माँ के इलाज के लिए मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा। आप एक बार जमींदार साहब से बात कीजिए, क्या पता आपकी परेशानी समझकर वो आपको पैसे दे दे। वैसे भी उनके पास आपके बहुत से पैसे हैं। ठीक है लता, मैं जाकर जमींदार साहब से बात करता हूँ। सोहन जमींदार के पास पैसों की बात करने जाता है तो जमींदार उसे पैसे देने से साफ इनकार कर देता है। देख, तेरे से जो इस महीने के मेरे पास 3,000 रुपए बाकी हैं, वही मैं तुझे दे सकता हूं, लेकिन उससे ऊपर मैं तुझे 1 रुपया नहीं दूंगा। जमींदार साहब, माफ करना, लेकिन आपके पास मेरे हर महीने के 2-2, 3-3 हजार रुपए बकाया हैं। मैं आपके पास 4 साल से काम कर रहा हूं। जितने पैसे मैं आपसे मदद के लिए मांग रहा हूं, मेरे उतने पैसे तो आपके पास ही हैं, या यूं कहूं कि उससे भी ज्यादा। आपने हर महीने मेरी पगार में से मेरा हक मारा है। कम से कम आज मेरी जरूरत के समय तो मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। मेरे हक के समझ के ना सही, उधार समझ कर ही दे दीजिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब बातें कहने की? अब तक तो शायद मैं तुझे मदद के लिए कुछ पैसे दे भी देता, लेकिन अब मैं तुझे 1 फुटी कौड़ी नहीं दूंगा। और तेरे इस महीने के जो बाकी पैसे मैं तुझे देने वाला था ना, अब तो वो भी तुझे नहीं दूंगा। जा, निकल जा यहां से। जमींदार सोहन को धक्के मारकर वहां से निकाल देता है। सोहन बहुत परेशान होकर वहां से अपने घर की ओर निकलता है।
तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो रास्ते पर बेहोश होकर गिरा हुआ था। अरे ये काका को क्या हो गया? मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। सोहन पास की नदी से वहां पर रखे एक कटोरे में पानी भरकर लाता है और बूढ़े आदमी पर छिड़कता है। तो थोड़ी देर बाद वो बूढ़ा आदमी होश में आ जाता है। आपको क्या हुआ काका? आप इस तरह रास्ते पर बेहोश कैसे हो गए? क्या बताऊं बेटा, मैं हालात का मारा हूं। मैं बहुत ही भूखा हूं। मैं 2 दिनों से लोगों से खाना मांग रहा हूं, लेकिन किसी ने भी मुझे खाने को कुछ नहीं दिया। इसलिए कमजोरी की वजह से मैं बेहोश हो गया। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने का हो तो मुझे दे दो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। इस समय तो मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है काका। आप मेरे घर चलिए, वहां पर मैं आपको खाना खिला दूंगा। सोहन उस बूढ़े आदमी को अपने घर ले आता है। लता, तुम काका के लिए कुछ खाना बना दो, उन्हें बहुत जोर से भूख लगी है। खाना तो मैंने बना लिया है जी, आप बैठिए, मैं अभी आप दोनों के लिए खाना लगा देती हूँ। लता घर में सभी लोगों को खाना परोस देती है। वो बूढ़ा आदमी इतना भूखा होता है कि वो बहुत ही जल्दी सारा खाना खा लेता है। काका, आज मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, इसीलिए अगर आप चाहो तो ये खाना भी खा सकते हो। नहीं नहीं बेटा, ये तुम्हारे हिस्से का खाना है, इसे तुम ही खाओ। तुमने मुझे इतने प्यार और लाड से खाना खिलाया, मेरा पेट इससे पहले ही भर चुका है। अगर आप अभी भी इस खाने को नहीं खाना चाहते तो कोई बात नहीं काका, आप इस खाने को अपने साथ ले जाना, ताकि जब भी आपको भूख लगे आप इसको खा लेना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुम सचमुच में एक बड़े ही नेक दिल इंसान हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे हालात कुछ ठीक नहीं है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे पास जितना है उसमें से तुम मेरी मदद कर रहे हो। देखना, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन ये पपीते के बीज है। तुम इन बीजों को अपने आंगन में जरूर उगाना, ये तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद है। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी सोहन को वो बीज दे देता है। उसके बाद वो सोहन के सर पर हाथ रखकर वहां से चला जाता है। सोहन तुरंत ही उन बीजों को अपने आंगन में ले जाकर बो देता है, लेकिन अगले दिन वो जैसे ही अपने घर के आंगन में जाता है तो वहां पर एक सुनहरे रंग का पपीता उग चुका होता है, जिसे देखकर सोहन हैरान रह जाता है। अरे, आज से पहले तो मैंने कभी भी ऐसे सुनहरे रंग का पपीता नहीं देखा। हैरानी की बात तो यह है कि मैंने कल ही तो ये पपीते के बीज बोए थे। भला एक ही दिन में यहां पर यह पपीता कैसे उग सकता है? उग सकता है, बिल्कुल उग सकता है सोहन, क्योंकि मैं कोई मामूली पपीता नहीं, बल्कि उस बूढ़े काका का जादुई सुनहरा पपीता हूं। अरे, ये आवाज कहां से आ रही है? कहीं ये पपीता ही तो मुझसे बात नहीं कर रहा? हाँ, मैं ही तुमसे बात कर रहा हूं। लेकिन तुम तो एक पपीते हो, तुम भला मुझसे कैसे बात कर सकते हो? अरे, मैंने तुम्हें अभी तो बताया, मैं कोई मामूली पपीता नहीं हूं, मैं एक जादुई सुनहरा पपीता हूं। मैं सिर्फ तुमसे बात ही नहीं कर सकता, बल्कि अपने जादू से तुम्हारी सारी समस्याओं को ठीक भी कर सकता हूं। अगर ये सच है तो तुम सबसे पहले मेरी मां को ठीक कर दो। डॉक्टर ने कहा है कि मां का ऑपरेशन करना होगा और ऑपरेशन में 1 लाख का खर्चा आएगा, लेकिन इस समय मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मैं बस चाहता हूं कि किसी भी तरीके से मेरी मां बिल्कुल ठीक हो जाए। तुम चिंता मत करो सोहन, तुम्हारी मां बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तुम बस मुझे अपनी मां के पास लेकर चलो। सोहन जादुई सुनहरे पपीते को अपने घर में अपनी माँ के पास लेकर जाता है, तो जादुई सुनहरा पपीता सोहन की माँ के चारों तरफ घूमने लगता है। उसके बाद वो उनके सर पर अपना हाथ रखता है। तभी सोहन की माँ के चारों तरफ एक सुनहरे रंग की रोशनी फैल जाती है और अचानक वो रोशनी कहीं गायब हो जाती है। तुम्हारी मां बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं, तुम बस इन्हें 1 गिलास पानी पिला दो, उसके बाद इनकी हालत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सोहन की पत्नी लता अपनी सास के लिए 1 गिलास पानी लेकर आती है। तब जादुई पपीता उस पानी के ऊपर अपना हाथ फेरता है। सोहन की माँ जैसे ही उस पानी को पीती है, वैसे ही उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक हो गई। ये जादुई सुनहरा पपीता सचमुच में बहुत ही अच्छा है। अपने पास जादुई शक्तियाँ होना एक अलग बात है,
लेकिन उन शक्तियों से दूसरों की मदद करना बहुत बड़ा पुण्य है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादी। आज तक किसी ने भी मुझसे ऐसे बात नहीं की। आपकी बात सुनकर आज मैं भावुक हो गया हूँ। अब मेरा यहाँ काम पूरा हुआ। अगर आप लोगों को मेरी किसी और सहायता की जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना, मैं उसी वक्त आ जाऊंगा। अब मुझे किसी और जरूरतमंद की सहायता के लिए भी पहुंचना है। ठीक है जादुई सुनहरे पपीते, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद जादुई सुनहरा पपीता वहां से गायब हो जाता है। उसके वहां से जाते ही सोहन का पुराना घर एक नए आलीशान घर में बदल जाता है। उसके घर में अब हर तरह की सुख सुविधा हो जाती है। जादुई सुनहरे पपीते की मदद से सोहन गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। लेकिन अमीर बनने के बाद भी उसके अंदर कभी अहंकार नहीं आता और वो जादुई सुनहरे पपीते के दिए धन से हमेशा सभी जरूरतमंद लोगों की मदद करता है। हे भगवान, सुबह से शाम हो चुकी लेकिन अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। आज एक भी खिलौना नहीं बिका। आज तो मेरी बहू मुझे खाना भी नहीं देगी। आपको तो पता है ना भगवान, वो मेरे साथ कितना बुरा करती है और इसमें पूरा पूरा साथ देता है मेरा बेटा। आज तो मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर आज बिना पैसे के घर गई तो बहू मुझे भूखा ही सुला देगी। आधी से ज़्यादा बाजार उठ चुकी थी। सीमा भी अपना सामान लेकर घर की ओर चल पड़ती है। तो वहीं सीमा की बहू अंजलि और बेटा रवि दोनों घर बैठकर अच्छा अच्छा पकवान खा रहे थे। काफी अच्छा खाना मंगाया है तुमने बाहर से, मजा ही आ गया खाना खाकर। मुझे तो सबसे ज्यादा ये तंदूरी चिकन पसंद आया है। कौन से रेस्टोरेंट से लेकर आए हो तुम? घर से 20 मिनट की दूरी पर एक नया रेस्टोरेंट खुला है। वहाँ पर अच्छे अच्छे पकवान मिलते हैं। जब भी कुछ खाना हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए वहीं से मंगा दिया करूँगा। खाने में टेस्ट तो अच्छा है। आज तो पेट भरकर सोएंगे दोनों। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी खत्म कर लो, बचना नहीं चाहिए। क्योंकि जब तक तुम्हारी माँ आज की कमाई मेरे हाथ में नहीं देगी तब तक मैं उन्हें खाना नहीं देने वाली, वरना उनकी आदत खराब हो जाएगी। अच्छा ठीक है, तुम भी जल्दी जल्दी खाना खाओ। और वैसे भी जब तक माँ हमारे किसी काम नहीं आएगी तो हम उनके किस काम आएंगे। पैसे लाकर देगी तो उनकी सेवा भी होगी, वरना बिना पैसों के तो कुछ नहीं मिलता आजकल। बात तो एकदम सही कही तुमने। सच में पति तो बहुत अच्छा दिया है भगवान ने मुझे। अच्छा सही बोल रही हो तुम। किस्मत अच्छी है तुम्हारी, तभी तो मैं मिला हूँ। तुम यह सारी बातें छोड़ो, अब जल्दी जल्दी खाना खा लो। खाकर सारा साफ कर देना, वरना माँ को पता चल जाएगा कि हमने बाहर से खाना मंगाया है। तब शायद उन्हें थोड़ा बुरा लग जाए। अगर उन्हें बुरा लगता है तो लगने दो, इसमें छुपाने वाली क्या बात है। हमारा मन किया तो हमने मंगवा लिया, कोई चोरी थोड़ी ना की है। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन माँ जब पैसे देगी तभी तो उन्हें खाना देंगे ना, वरना इतना महंगा खाना उन्हें खिलाने की क्या ज़रूरत है। थोड़ी देर में सीमा भी वहां आ जाती है। सीमा बेचारी दिन भर से घर से बाहर थी। उसे बहुत जोर से भूख लगी थी। वे अपनी बहू से खाना मांगती है, जिस पे अंजलि बोलती है, खाना चाहिए आपको? भूख लगी है मेरी प्यारी सासू माँ को। खाना खाने से पहले ये बताओ कि आज आपकी बिक्री कितनी हुई, कितनी कमाई हुई है आपकी? बहू, आज मेरी 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई। सुबह से लेकर रात तक एक भी ग्राहक नहीं आया खिलौना खरीदने। सबके सब दाम पूछकर चले गए, लेकिन किसी ने एक भी बिक्री नहीं करवाई मेरी। क्या कहा आपने? आज 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई? हद होती है लापरवाही की। आपसे एक काम ठीक नहीं होता। सारा दिन मैं पूरा घर संभालती हूँ, वो भी अकेले, और आपसे 500 रुपए की कमाई नहीं होती। मैं क्या करूं बहू, ग्राहक अपनी मर्जी से आते हैं और सामान भी अपनी मर्जी से लेते हैं। हम किसी के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। मुझे बहुत भूख लग रही है, थोड़ा खाना दे दो। खाना? आज आपको कोई खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोल रखा है, जिस दिन आपकी कमाई नहीं होगी उस दिन आपको खाना नहीं मिलेगा। जब पैसा लाकर दोगी तभी पेट भरेगा। आज आपको भूखे पेट सोना पड़ेगा। बेटा रवि, तू ही कुछ समझा बहू को। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैं बहुत थक गई हूँ। बुढ़ापे में
मेरे साथ ऐसा मत करो। मैंने तुझे बचपन से पाला पोसा, इतना बड़ा किया। आज तेरा वक्त है कि तू मेरी सेवा करे, लेकिन तू अपनी पत्नी के साथ मिलकर मेरे साथ ऐसा करता है। माँ, आपको इस घर में रख रहे हैं वही बड़ी बात है, वरना आजकल के समय में कोई अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रखता। और वैसे भी हर किसी के माँ बाप का बुढ़ापे में कोई ना कोई पेंशन आता है। आपसे तो 1 रुपए की भी उम्मीद नहीं है हमें। कम से कम खिलौने बेचकर ही थोड़े पैसे लाकर हमें दे दो, और जिस दिन पैसे लाकर नहीं दोगी उस दिन तो आपको भूखा ही रहना पड़ेगा। इस तरह से रवि और अंजलि दोनों सीमा को खाना नहीं देते। सभी लोग जाकर अपने अपने कमरों में सो जाते हैं। बेचारी सीमा को बहुत भूख लगी थी। रात को करीबन 2 बजे उठकर वह रसोई घर में जाती है और वहां जाकर खाने के लिए कुछ ढूंढने लगती है। बर्तनों की खटपट से रवि और अंजलि दोनों की आंख खुल जाती है और वे दोनों वहां आ जाते हैं। अच्छा, तो चोरी करके आपको खाना खाना है, शर्म तो नहीं आती? बुढ़ापे में ये सब हरकतें करते हुए आज आपका इस घर में आखिरी दिन है। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप चोरी भी करेंगी। बेटा, मैं चोर नहीं हूँ, कोई चोरी नहीं की मैंने, बल्कि मुझे बहुत भूख लगी है। अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी तो रात को सो नहीं पाऊंगी। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है बेटा, इसीलिए मैं इतना बोल रही हूँ। अपने ही घर में खाना खाने के लिए कैसी चोरी? माँ, अब इस घर से निकल जाओ। ये आपका घर नहीं बल्कि मेरा और अंजलि का है। हम दोनों से बिना पूछे आपने रसोई में कदम कैसे रख लिया, और किसी भी सामान को हाथ लगाने से पहले हमसे पूछा क्यों नहीं? माफ करना बच्चों, शायद ये मेरे ही कर्म है जो मुझे अपने जीवन में ये सब सहना पड़ रहा है। बाकी अब मैं खुद यहाँ नहीं रहना चाहती। बस अपना ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ यहाँ। सीमा बहुत उदास थी। वह उसी रात को उस घर से निकल जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। चलते चलते सीमा एक जंगल की ओर बढ़ जाती है। उस जंगल में बहुत सारे मशरूम लगे हुए थे। मशरूम दिखने में काफी सुंदर थे और मशरूम की छतों के ऊपर सुंदर सुंदर लाइट भी लगी हुई थी जो अंधेरे में चमक रही थी। ऐसे अतरंगी जंगल को देखकर सीमा हैरान हो जाती है। तभी एक प्यारी सी आवाज आती है। हमारी जादुई नगरी में आपका स्वागत है। बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? कौन हो तुम? जो भी हो मेरे सामने आओ। ये कैसी अलग सी दुनिया है। सीमा के इतना बोलते ही एक मशरूम सीमा के सामने आ जाता है और सीमा से बोलता है। मैं जादुई मशरूम, आप बहुत परेशान हो। हम जानते हैं कि आपके जीवन में भी बहुत उथल पुथल चल रही है, लेकिन आपको घबराना नहीं है क्योंकि हम आपके साथ हैं। इस जंगल में हम उन्हीं को दिखाई देते हैं जिनका मन पूरी तरह साफ हो और निस्वार्थ हो, और हम उन्हीं लोगों की मदद भी करते हैं। सच में मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे बहू बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अब मेरे पास सर छुपाने के लिए कुछ भी नहीं। दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। मुझे अपने बच्चों के पास नहीं जाना क्योंकि वे बच्चे अब मेरे हैं ही नहीं। आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। लेकिन आपको हमसे एक वादा करना होगा। आपके पास जो भी ज़रूरतमंद लोग होंगे आपको उनकी मदद करनी होगी। मैं वादा करती हूँ, मैं अपने जीवन में उन सभी ज़रूरतमंद लोगों की मदद करूँगी जिनको मेरी ज़रूरत होगी, और कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी। हमेशा सबकी मदद करूँगी। ज़रूरत सिर्फ ज़रूरतमंद लोगों की ही करना है। कभी भी किसी गलत इंसान की कोई मदद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। इतना बोलकर वह जादुई मशरूम सीमा को एक जादुई मशरूम देता है और वह जादुई मशरूम देते हुए बोलता है। यह लो, यह रहा जादुई मशरूम। इस जादुई मशरूम की मदद से तुम अपनी ज़रूरत की किसी भी चीज़ को मंगा सकती हो। तुम्हें जीवन में जब भी जादुई मशरूम की ज़रूरत पड़े तब तुम इससे अपनी इच्छा जाहिर कर सकती हो, और ये जादुई मशरूम तुम्हारी इच्छा तुरंत पूरी कर देगा। सीमा जादुई मशरूम पाकर बहुत खुश होती है और अब सीमा जादुई मशरूम की मदद से खुद के लिए बहुत सुंदर सा घर बनाती है और उस घर में
सीमा की जरूरत का सारा सामान था। धीरे धीरे सीमा एक अमीर औरत बन जाती है। सीमा गरीब लोगों की खूब मदद किया करती थी। गरीब लोगों के लिए आश्रम बनवाती थी। गरीब लड़कियों को शिक्षा और सिलाई कढ़ाई जैसी चीज सीखने का प्रयास करती थी। इस तरह से सीमा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही थी। सीमा के बारे में अब हर कोई जानने की कोशिश करता। धीरे धीरे अंजलि और रवि तक सीमा की जानकारी पहुंच जाती है। यहाँ से जाने के बाद बुढ़िया के हाथ में ऐसा क्या लग गया जो इतनी अमीर हो गई? तुमसे सही तो तुम्हारी माँ है, कम से कम बुढ़ापे में इतनी अमीर हो गई है, और एक तुम हो वहीं के वहीं लटके रह गए। मैं तो कहती हूँ चलो माँ जी के पास चलते हैं, उनसे माफी मांग लेते हैं और फिर उनके साथ उनके आलीशान बंगले में रहते हैं और हमेशा के लिए मजे करते हैं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, वरना मैं उन्हें कभी घर से बाहर नहीं निकालता। एक काम करते हैं, अगले दिन ही हम दोनों माँ के पास जाएंगे और उनसे माफ़ी मांग लेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी माँ हमें माफ़ कर देंगी। ऐसे ही अगले दिन अंजलि और रवि दोनों मिलकर सीमा के पास जाते हैं और सीमा से माफी मांगते हैं। इसके बाद सीमा उन दोनों से कहती है, जिस तरह से मैं सबकी मदद करती हूँ उसी तरह से मैं तुम्हारी भी मदद करूँगी, लेकिन इस उम्मीद में मत रहना कि मैं तुम्हें माफ करके अपना लूँगी और तुम्हें अपनी जिंदगी में फिर से जगह दूंगी, क्योंकि तुमने जो किया वह माफी के लायक नहीं है। माँ जी, माँ बाप का तो फर्ज होता है अपने बच्चों को माफ करना, तो क्या आप हमें माफ नहीं कर सकती? माना कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमने आपके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इतनी निर्दय हो जाएं कि बच्चों को ही भूल जाएं। मैंने जब तुमसे कह दिया है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और ना तुम्हें अपनी जिंदगी में जगह देनी है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे मांग लो, मैं दे दूंगी, लेकिन अपने घर में तुम्हें कभी जगह नहीं दूंगी। इस तरह से सीमा उन दोनों को घर से बाहर कर देती है। ऐसे ही रात को सीमा जादुई मशरूम की मदद से अपने लिए जरूरत की कुछ चीजें मंगवा रही थी। ये सारा नजारा रवि और अंजलि देख रहे थे। वे समझ जाते हैं कि ये जादुई मशरूम की वजह से है। ऐसे ही कुछ दिन बाद दोनों मौका देखकर सीमा का जादुई मशरूम चुराकर भाग रहे थे। तभी जादुई मशरूम उनको बोलता है, दुष्ट पापी, इतना नीचे गिर जाओगे तुम कि चोरी करने पर उतर जाओगे। तुम्हें पता नहीं कि ये जादुई मशरूम सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोगों के लिए है और तुम दोनों बहुत स्वार्थी हो। इसलिए मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए बेजान मशरूम बना कर देता हूँ। इतना बोलते ही जादुई मशरूम रवि और अंजलि को बेजान मशरूम बनाकर छोड़ देता है। कहते हैं बुरे कर्म का नतीजा हमेशा बुरा होता है, इसलिए जीवन में हमें कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, वरना आज नहीं तो कल तुम्हें बुरे कर्म का फल जरूर मिलेगा।